समावेशी शिक्षा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन आज का जो हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी में, उसका नाम क्या है? समावेशी शिक्षा। देखो, समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है कि सबसे पहली बात, जो नॉर्मल चाइल्ड है यानी जो सामान्य बालक है, और एक याद रखियो एक होता है स्पेशल चाइल्ड। आपको क्लास में दो तरह के बच्चे दिखाई देते हैं, एक होता है नॉर्मल चाइल्ड या हम इसको बोल सकते हैं सामान्य बालक। और सामान्य बालक का मतलब क्या है कि ये जो बच्चा है इसका जो आईक्यू लेवल होगा वो 90 से 110 के बीच में होगा। और याद रखियो एक होता है स्पेशल चाइल्ड। अभी स्पेशल चाइल्ड का मतलब क्या है? विशेष जरूरत वाला बालक। विशेष जरूरत वाले में जैसे क्रिएटिव भी हो सकता है, ठीक है, मंदबुद्धि भी हो सकता है, इसके बाद याद रखियो गॉड गिफ्टेड भी हो सकता है। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, जो समावेशी शिक्षा है, वो इस बात पर बल देती है कि जो नॉर्मल चाइल्ड है और जो स्पेशल चाइल्ड है, इन दोनों को आपने एक ही छत के नीचे, एक ही क्लासरूम में और एक ही स्कूल में आपने इन बच्चों को एजुकेशन उपलब्ध करवानी है। तो इसको नाम दिया जाता है क्या? इंक्लूसिव एजुकेशन। यदि आपसे पूछ ले समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है, तो समावेशी शिक्षा का मतलब है कि जो विशेष जरूरत वाला बच्चा है, जो स्पेशल चाइल्ड है, और जो सामान्य बालक है, दोनों को आपने एक ही क्लासरूम के अंदर एजुकेशन उपलब्ध करवानी है, एक ही छत के नीचे, एक ही स्कूल में भी। तो याद रखना, उसको नाम दिया जाता है, नाम क्या दिया जाता है? उसको नाम दिया जाता है समावेशी शिक्षा। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये जो समावेशी शिक्षा का जो कंसेप्ट है ना, ये सबसे पहले कब आया, तो आपने लिखना है सन 1990 में। सन 1990 की बात है, थाईलैंड का एक शहर है। सन 1990 में थाईलैंड का एक शहर है जामेतियन। नाम क्या है? जामेतियन, ठीक है। सन 1990 में थाईलैंड का एक शहर है जिसका नाम क्या है? जामेतियन। और इस शहर में सभी देशों ने मिलकर एक डिसीजन लिया, और इसी डिसीजन से यहाँ पे एक कंसेप्ट निकल कर आया, एजुकेशन फॉर ऑल। यानी शिक्षा जो है ना, वो सभी का क्या है? एक मौलिक अधिकार है। इससे क्या कंसेप्ट निकल कर आया है कि भाई सभी देशों ने मिलकर डिसीजन लिया, चाहे वो बुजुर्ग हो, ठीक है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो दिव्यांग हो या छोटा बच्चा हो, तो आपको सभी को शिक्षा क्या करवानी है? उपलब्ध करवानी है। तो एजुकेशन फॉर ऑल का मतलब क्या है? आपने एजुकेशन देते समय हर कैटेगरी का ध्यान रखना है। ये डिसीजन लिया गया था कब? सबसे पहले 1990 में। और ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? थाईलैंड। और इस थाईलैंड को बोलते हैं सफेद हाथियों का देश। अगर आपसे पूछ ले किस देश को सफेद हाथियों का देश बोलते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? थाईलैंड। तो थाईलैंड का ये शहर है जामेतियन। यहाँ पे एक सम्मेलन हुआ जिसको बोलते हैं जामेतीय सम्मेलन। और इस सम्मेलन में सभी देशों ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि जो शिक्षा है ना, वो एक सभी का क्या है? मौलिक अधिकार है, यानी एजुकेशन फॉर ऑल। इस कंसेप्ट को आपने आगे बढ़ावा देना। दूसरी बात, 1994 में, इसके बाद सन 1994 में सम्मेलन हुआ कहां पे? स्पेन में। और स्पेन का जो शहर था ना, उसका नाम लिख लियो यहाँ पे, सलमान का। सन 1994 में स्पेन का एक शहर है, उसका नाम लिख लियो सलमान का। और इसमें डिसीजन लिया गया था कि जो स्पेशल चाइल्ड है, इसमें सबसे पहले डिसीजन लिया गया कि जो स्पेशल चाइल्ड है और जो नॉर्मल चाइल्ड है, उनको आपने एक ही क्लासरूम में यानी एक ही स्कूल में आपने उनको शिक्षा उपलब्ध करवानी है। और याद रखियो कि इस सम्मेलन में क्या था? इंडिया भी शामिल था। इसी सम्मेलन में इंडिया भी शामिल था।
और याद रखियो कि भारत में इंक्लूसिव एजुकेशन की जो शुरुआत है ना, भारत में इंक्लूसिव एजुकेशन की जो शुरुआत है वो यहीं से मानी गई है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि इंडिया में समावेशी शिक्षा की जो शुरुआत है वो कौन से सम्मेलन की देन है, तो 1994 में सम्मेलन हुआ था। आपसे पूछ ले कहां पर, तो याद रखियो यहाँ पे, याद आपने रखना है स्पेन की जगह है, नाम क्या है, सलमान का। और ये स्पेन कौन से कॉन्टिनेंट में है बताओ, यूरोप में। तो यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है, नाम क्या है, स्पेन, और इसी का एक शहर है, नाम क्या है, सलमान का। तो इसमें सबसे पहले इंडिया में याद रखियो इंक्लूसिव एजुकेशन की क्या हुई है, शुरुआत हुई है। अगर आपसे पूछ ले इंक्लूसिव एजुकेशन की जो नींव है वो कहां से, तो नींव रखी गई कब, थाईलैंड में सम्मेलन था, नाम क्या था, जामेतियन। लेकिन इंडिया में शुरुआत कहां से हुई है, स्पेन का शहर है सलमान का, और यहाँ पे क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो सबसे पहली बात 1990 में, 90 के बाद क्या है, 94, 94 के बाद याद रखियो इसके बाद बल दिया गया एनसीएफ 2005 में। इसके बाद आया एनसीएफ 2005, इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। इसको बोलते हैं हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। और याद रखियो यहाँ पे इसका मुख्य सूत्र क्या, शिक्षा बिना बोझ के, यानी एजुकेशन विदाउट बर्डन। इसको क्या बोलते हैं, एजुकेशन विदाउट बर्डन, यानी आपने बच्चे को बिना बोझ के शिक्षा उपलब्ध करवानी है। शिक्षा बिना बोझ के, एजुकेशन या लर्निंग विदाउट बर्डन के कंसेप्ट पर इन्होंने बल दिया था। और याद रखियो जो एनसीएफ 2005 है, लास्ट पॉइंट लिख लियो यहाँ पे, एनसीएफ 2005 मुख्य रूप से समावेशी कक्षा कक्ष पर बल देता है। समावेशी कक्षा कक्ष का मतलब है क्लासरूम, कक्षा कक्ष पर बल देता है। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले क्या एनसीएफ 2005 समावेशी शिक्षा पर बल देता है, तो एनसीएफ 2005 का मानना क्या है कि जो विशेष जरूरत वाले बच्चे हैं और जो सामान्य बच्चे हैं, आपने उनको एक ही छत के नीचे एजुकेशन उपलब्ध करवानी है। और आपने पढ़ाते समय प्रत्येक बच्चे की जरूरत का ध्यान रखना है। क्लास में आपने किसी भी बच्चे को इग्नोर नहीं करना है, चाहे वो विशेष जरूरत वाला हो, ठीक है, वो सामान्य हो या वो क्या हो, दिव्यांग हो। तो आपने हर बच्चे का व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखना है। ये मानना किसका है, एनसीएफ 2005 का। अगला पॉइंट लिखो, इसके बाद आया आरटीई 2009। आरटीई 2009, सबसे पहली बात इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछेगा तो लिखिए यहाँ पर राइट टू एजुकेशन। अगर आपसे पूछ लें कि इसकी फुल फॉर्म बताओ आरटीई की, तो राइट टू एजुकेशन, ठीक है, 2009, या इसको बोलते हैं शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बोलते हैं इसको। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहीं पे याद रखियो कि जो आरटीई है इसको सन 2009 में, आरटीई को सन 2009 में संसद में यानी पार्लियामेंट में रखा गया था। यदि आपसे पूछ ले सिंपल सा याद रखियो, आरटीई राइट टू एजुकेशन है, उसको सन 2009 में संसद में रखा गया। इसके बाद याद रखियो सन 2009 में, सन 2009 में ये क्या हुआ था। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू हुआ। भाई ये डेट आपसे पेपर में पूछता है कि ये भारत में लागू कब हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 से ये पूरे भारत में लागू हुआ था। और याद रखियो जब इसको लागू किया गया तो उस टाइम पे याद रखियो जे&के को छोड़कर। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे जे&के में धारा 370 लागू थी।
ठीक है, तो याद रखियो, आपसे पेपर में पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट लिख लियो कि भाई जो RTE है, ठीक है, वो लागू कब हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 से ये पूरे भारत में क्या हुआ था, लागू हुआ था। और इसको लागू करने वाला भारत जो है विश्व का 135वां देश था भाई, ये बात भी लिख लियो आप। अगर आपसे पूछ ले कि RTE को लागू करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश था, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, 135वां देश था। तो भारत जो है ये RTE को लागू करने वाला विश्व का कौन सा देश है, तो 135वां देश है। अगर आपसे पूछ ले पहला देश बताओ, तो नाम लिख लियो यहाँ पे नॉर्वे। इसको लागू करने वाला वर्ल्ड का जो पहला देश था वो नॉर्वे है, और नॉर्वे को बोलते हैं ज्योग्राफी में मध्य रात्रि के सूर्य का देश। अगर आपसे पूछ ले मध्य रात्रि के सूर्य का देश, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, नॉर्वे है। और नॉर्वे याद रखियो यूरोप कॉन्टिनेंट में है, और याद रखना इसकी कैपिटल है ओस्लो, ठीक है, और यहाँ पे शांति का नोबेल प्राइज दिया जाता। तो 1900 मैंने यहाँ पे बताया है कि भाई 1 अप्रैल 2010 से जो RTE है ना, ये पूरे भारत में क्या हुआ था, लागू हुआ था, J&K को छोड़कर। और इसको लागू करने वाला जो भारत है वो विश्व का कौन सा देश है, तो याद रखना है आपने 135वां देश। तो ले रहे हैं यहां तक, तो ध्यान रखना है कि भाई जो RTE है इसके अलग से इसका टॉपिक है, वहां पर हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे।